किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठा हुआ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ व्यक्ति आज भारत की नागरिकता उसने भले ही छोड़ दी हो, भारतीय मूल का कहा जाता हो, लेकिन आज आप पूरा मीडिया उठा के देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया खंगाल डालिए, देश के किसी भी कोने में, इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति है तो आज उसके हाथ में तिरंगा और आज उसके स्टेटस पे तिरंगा लगा हुआ जरूर नजर आता है। ये हमारी राष्ट्रभक्ति ही, हमारी यूनिटी ही है जो हमें इस बात को ये इंडिकेट करती है कि कुछ भी हो जाए, मैंने अपने स्पीच में भी बोला था ना कि कुछ भी हो जाए, मतभेद यहाँ हो सकते हैं, मतों का भेद तो यहाँ बहुत है, बहुत ढेर सारे मत हैं, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी ईसाई बहुत मत हैं, अपने व्यक्तिगत घर में भी बहुत सारे मत हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि हम घर में 4 लोग हों, चारों के मतभेद हों, चारों में मारपीट होती हो, लेकिन जब बगल वाला हमारे घर के किसी एक सदस्य कुछ कहे तो हम शांत बैठ जाएं? ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? कि उस समय हमें हमारा मतभेद नहीं समझ में आता, उस समय हमें हमारा अपना घर समझ में आता है कि ये हमारा घर है और ये हमारे अपने लोग हैं। यहाँ किसी भी भारतीय का किसी भी देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों का अपना जो प्राथमिक घर है वो उनका देश होता है, और उनका जो प्राथमिक लिबास है वो उनके देश का राष्ट्रध्वज होता है। हम यहाँ आज बैठे हैं, आराम से आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें आज़ादी का मतलब भी पता नहीं है, क्योंकि आज़ादी का मतलब तो वही सीख सकता है, आज़ादी का अर्थ वास्तविकता में वही समझ सकता है जिसने गुलामी कभी झेली हो। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस लहलहाते तिरंगे को, आंख खोले तो हमने इस लहलहाते तिरंगे को देखा है। हमने जब आंख खोली तो हमने देखा कि ये देश हमारा है और इसमें हम पूरी स्वच्छंदता के साथ सांस ले सकते हैं, खुले आसमान के नीचे हंस सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमें ऐसे ही मिला हुआ है, ये बड़े त्याग और संघर्षों की कहानी है। आज हम यहाँ बैठ करके केवल 10 मिनट झंडा फहरा करके और लड्डू खा करके समोसा खा करके चले जाएं, इतने मात्र के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं और इतने मात्र के लिए हम यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, जीवन के किसी भी मुकाम पे पहुँच जाएं, हम इसका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे शरीर में कुछ भी है, हमारे शरीर में 1 इंच भी अगर विकास हो रहा है, हमारे शरीर की जितनी धमनियाँ, उसमें बहने वाले जितने रक्त हैं, हमारे शरीर के अंदर श्वास के रूप में जाने वाला जितना ऑक्सीजन है, और हमारे शरीर में जितने मांस के लोथड़े हैं, उन मांस के लोथड़ों में बसी हुई जो ऊर्जा है, वो सब इस धरती से मिला हुआ है, इस धरती के अनाज से मिला हुआ है, इस धरती के पानी से मिला हुआ है, इस धरती के वायु से मिला हुआ है। और इस धरती को भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर तिरंगे झंडे का एक आकाश लहला रहा होता है। अगर यही तिरंगा झंडा ना लहला करके जब यहाँ ब्रिटिश का झंडा लहलाता था तो हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया है। क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। लेकिन आज हम कहते ब्रिटिश इंडिया, हम कहते हैं आज ये भारत है, आज इंडिया, आज ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को हम माता, भारत को हम क्या बोलते हैं? माता भी बोलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा देश है जिसको माता बोलते हैं, क्योंकि इसने अपने जैसे कई लोगों को अपने साथ पैदा किया। और अटल बिहारी वाजपेयी का मैं बहुत शुक्रगुजार भी रहूंगा, उन्होंने कविता कही हुई थी, उस कविता में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि भारत कोई केवल एक राष्ट्र नहीं है, भारत केवल किसी अन्य देश की तरह एक राष्ट्र नहीं, भारत एक जीवंत राष्ट्र है। क्यों जीवंत राष्ट्र है? क्योंकि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप अगर घूमना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड का, इस विश्व का एक ही ऐसा देश है जिसमें वो सारी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो किसी भी सांस्कृतिक प्रतिभूति को प्रतिफलित करने के लिए पाई जाती हैं। एक तरफ हिमालय जहां इनकी रक्षा करता है, तो वहीं दक्षिण में कन्याकुमारी के अरब सागर और हिंद महासागर इनके पैर को धुल रहे होते हैं। तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमें अगर ये कहा जाए कि आपको हर घर तिरंगा लहराने का क्या विचार है, तो मैं बोलता हूँ मेरा विचार बहुत स्वच्छंद है, मुझे इस विचार में कोई भी कहीं भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और कोई ये कह दे कि मैं तिरंगा नहीं फहराऊंगा, उसका निजी विषय हो सकता है, लेकिन तिरंगा इसलिए नहीं फहराऊंगा क्योंकि मुझे तिरंगा
पसंद नहीं है तो मुझे कहने में तनिक मात्र भी संदेह नहीं है कि उसको इस देश से बाहर जाना होगा। हम सभी देशों के राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत का अस्तित्व ही इस बात पर टिका है कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जो लोगों के अंदर संस्कार और संस्कृति को पैदा करता है, उसको सम्मान के साथ संजोए रखता है। आने वाला समय ये कहा जाता है, और ऐसे ही नहीं कहा जाता, आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय इस भारत देश का है जिसको विश्वगुरु के रूप में जाना जाता है। आप इतिहास उठा के देख लो, आदिकाल से आज तक किसी भी क्षेत्र में अगर प्राथमिक उपलब्धि देखी जाती है तो भारत पहले स्थान पर आता है। ये अलग बात है कि आज हम कुछ चीज़ों को अपने अंदर से मिटाते जा रहे हैं, ये अलग बात है कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं रहे हैं। हमारे लिए झंडा केवल एक ऐसा कपड़ा हो चुका है जिसको हम 15 अगस्त 26 जनवरी को ही फहरा करके अपनी सारी देशभक्ति को दिखाना चाहते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, देशभक्ति सिर्फ झंडे तक के फहराने तक नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति इस बात में होनी चाहिए कि झंडे के अस्तित्व को भी बनाए रखा जा सके, और झंडे का अस्तित्व बनाए रखने का सबसे सीधा संबंध ये है कि आप एक व्यक्तिगत तौर पर, मैं नहीं कहता कि आप इस देश के लिए काम करिए, मैं नहीं कहता कि आप मेरे लिए काम करिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस प्रदेश के लिए काम करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप माता पिता के लिए काम करिए, अपने टीचरों के लिए काम करिए। बस मैं ये कहता हूं कि इस देश का हर एक नागरिक बस सिर्फ अपने लिए काम करे। इस देश का नागरिक सिर्फ अपने लिए काम करे और ये सोचे कि व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने जीवन में हर वो काम करूंगा जिससे मेरे समाज की, मेरे देश की, मेरे राष्ट्र के गौरव को ठेस नहीं पहुंचे। व्यक्तिगत तौर पर मैं हर वो काम करूंगा जो इस संविधान के अनुकूल है। व्यक्तिगत तौर पर मैं हर वो काम करूंगा जो संविधान के नियम कानूनों के साथ चलता है। व्यक्तिगत तौर पे मैं हर वो काम करूंगा जो किसी के लिए अनैतिक ना हो, और व्यक्तिगत रूप में मैं हर वो काम करूंगा जिससे किसी भी, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, मेरे द्वारा किए गए काम से उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरे द्वारा किए गए काम से उसका अपमान नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस देश का हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, व्यक्तिगत कर्तव्यों को समझना स्टार्ट कर देगा, आप समझ लीजिए कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने में बहुत कम समय लगेगा। हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारे दिमाग में एक अपनी विचारधाराएं होंगी, अपनी विचारधाराएं चल रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ बिना किसी संदेह के कह सकता हूँ कि सारी विचारधाराएं मिल करके भी एक ही चीज़ सोच रही होंगी, वो क्या, कि इस देश के सम्मान, इस देश के गौरव के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। और ये नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमें करनी चाहिए। मैं कभी भी जब आपके साथ शिक्षक की भूमिका में आता हूँ, कभी भी जब आपके साथ दोस्त की भूमिका में आता हूँ, तो मैं एक चीज़ अपनी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं कितना भी निगेटिव काम क्यों ना करूँ, लेकिन मेरे द्वारा किए गए निगेटिव काम से ना तो किसी का अहित होना चाहिए और ना ही किसी के जीवन में कोई समस्या होनी चाहिए, और ना ही इस राष्ट्र के या इस देश के या इस प्रदेश के या मेरे जानने वालों के साथ कोई गलत काम होना चाहिए। नकारात्मक जीवन में नकारात्मक काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नकारात्मक काम करने का भी अपना एक पैरामीटर है कि उसको कहां तक हमें करना है। तो आप अपने लिए काम करिए, अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए सोचना स्टार्ट कर दीजिए, अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि ये पर्सनल मुझे क्या करना है। एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे इस भारत के संविधान को मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मुझे भारतीय नियम कानूनों को मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भारत के द्वारा दिए गए सारे संस्कारों का पालन करना है। जैसे ही आप अपने आप को सुधारना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही आप अपने आप के अंदर चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पे सुधारना स्टार्ट कर देंगे, आप मान के चलिए कि आपके साथ कनेक्ट होने वाले आदमी के अंदर अपने आप सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने लिए काम करिए, एंजॉय करिए और उम्मीद करिए कि हर दिन आपका बेहतर हो, हर दिन आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएं और हर दिन अपने राष्ट्र के उन्नति में कुछ भी अपना योगदान आप दे सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आप विद्यार्थी के तौर पे आप अपने देश का योगदान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आप जब पढ़ते हैं, आप जब अपने पढ़ते समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं, और जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही होती है, तब आप ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और जब आप मानव पूंजी में बदल रहे होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इस देश के विकास में एज ए ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में जा करके आप एक बेहतर संसाधन भारत के लिए बन रहे हैं, जो आने वाले समय में इस भारत को संसाधन से संपन्न करेगा और अपने संसाधन की गुणवत्ता का इस्तेमाल करते समय इस राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। तो आप अपने नैतिक जिम्मेदारियों को समझिए, उसका पालन करिए, और आज 15 अगस्त के दिन अपना, जैसे मैंने आज 15 अगस्त के दिन मैंने शपथ लिया कि मैं अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे उत्तरदायित्व के तहत आए और मैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित ना कर पाऊँ। मेरा व्यक्तिगत नेचर भी है और आज भी मैं यही शपथ लेता हूं कि मैं या तो जिम्मेदारी लूंगा या तो नहीं लूंगा, और अगर जिम्मेदारी लिया है तो उसमें अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं और हमेशा करूंगा। और एक शिक्षक के तौर पर मैं अपनी भूमिका हमेशा उसी तरह से निभाता रहूंगा जैसे आज निभा रहा हूं। कभी भी किसी भी समय में अपनी इस भूमिका से अपने आप को पीछे नहीं कर सकता और ना आज तक किया है। जहां भी मेरी जरूरत लगेगी मैं अपने आप को तैयार रखूंगा, क्योंकि एज ए शिक्षक के रूप में अपनी भूमिकाओं को इसी तरीके से सुनिश्चित कर सकता हूं। और एक शिक्षक के रूप में मेरी ये भूमिका भी है कि मैं इस देश के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो यही करूं कि अपने क्वालिटी का, अपनी गुणवत्ता का इस्तेमाल करते हुए इस देश में एक ऐसे मानव संसाधन को तैयार करूं जो इस देश के सभी पहलुओं को समझने, सभी समस्याओं को सॉल्व करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को मेंटेन करने का काम करे। बाकी आज बहुत कुछ बोलने का ऐसा मन तो बहुत है, लेकिन बहुत कुछ बोलने का मैं अपनी प्रयास इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर जगहों पे, हर संस्थान में, चाहे कोई कोचिंग संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, हर जगहों पे टीचर, मैनेजमेंट, हर आदमी अपनी बात कर रहा है, हर आदमी अपनी चीज़ों को बोल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मेरे स्टेज से, मेरे मन से आप अपनी बात शेयर करिए, क्योंकि जब आप अपनी बात शेयर करेंगे तो आप इस देश के, भारत के भविष्य हैं। मुझसे बेहतर आप अपने आप को समझते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने कर्तव्यों को जान करके बोल रहा हूँ, और मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो शायद मैं कर चुका हूँ या करूँगा, लेकिन आप एक विद्यार्थी के रूप में अभी अपना कदम आपने बढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप इस भारत के भविष्य और इस भारत के नेता होने के नाते, इस भारत के भविष्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, उसको आप यहां से शेयर करें। तो मैं एक एक करके आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइए स्टेज पे और अपनी बात रखिए और खुलकर बोलिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि आप बहुत बेहतर करते आए हैं, और आपको सुनने वाले को भी इस बात का, अगर उसके मन में थोड़ा सा भी मलाल कहीं हो सकता है, हो, क्योंकि ह्यूमन प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया कि कभी किसी भी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मलाल हो सकता है इस देशभक्ति के, इस राष्ट्रभक्ति में, तो मलाल भी आपको सुनने के बाद दूर हो जाए। और घर में बैठा हुआ वो विद्यार्थी, वो बच्चा जो ये सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, उसको ये बात समझ में आए कि विद्यार्थी के तौर पर भी हम अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं, और विद्यार्थी के तौर पर भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस देश के विकास में अपनी मानसिक स्थिति का लाभ दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि डेविड है, मैं भूमि कोचिंग की छात्रा हूँ। मेरी तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं इस शुभ अवसर में एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ए वतन ए वतन। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरी कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन ए वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल के।
तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आस हर डाल के, ए वतन ए वतन। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। ए वतन ए वतन, ए वतन ए वतन, हमको तेरी कसम, मेरी जान तक लुटा, सॉरी, तेरी राहों में जान तक लुटा देंगे हम। फूल क्या चीज़ है तेरी कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की झुका जाएंगे, ए वतन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पे 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह दिन पूरे भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने इस दिन को हमारे लिए इतना प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण बनाया है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की, तब तक भारत माता का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। इस जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरा हार जाएगा जिंदाबाद हिंदुस्तान। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन को आज हम जिस रूप में मना रहे हैं, इसकी कीमत सिर्फ आज से 76 साल पहले नहीं चुकाई गई थी। ये जो क्षण, जिस मोमेंट में हम इसको मना रहे हैं, इस समय भी कोई बलिदान देने के लिए बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। ये क्रेडिट सिर्फ इस तरह से दे देना कि उस टाइम पे मतलब जो संघर्ष हुआ उसकी वजह से हम आज़ाद हैं, ये पूरी बात नहीं होगी। उस समय ब्रिटिश सरकार को हमने दूर भगाया था। उस समय जो युद्ध था वो इसलिए था कि हमें विदेशी ताकतों को बाहर निकालना था, और आज का युद्ध जो है वो ये है कि विदेशी ताकतें अंदर ना आ पाएं, जिसके लिए बलिदान देने के लिए हजारों सैनिक खड़े हैं। तो आज जो युद्ध का टाइप है वो बदल गया है। युद्ध अभी भी जारी है, और जब तक हमारा अस्तित्व हमें बनाए रखना है, ये युद्ध चलता रहेगा। क्योंकि एक एक क्षण आज़ादी है, और आज़ादी एक कीमत मांगती है। बिना कीमत के आज़ादी नहीं मिल सकती। अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो उसके बाद में जो सबसे पहली ज़रूरत होती है एक इंसान होने के नाते, या कोई भी मतलब प्राणी होने के नाते, तो वो सबसे पहली नीड होती है उसको आज़ादी हो। और इस आज़ादी का जो संघर्ष है वो जब तक ये देश है तब तक चलता रहेगा। तो उन सैनिकों के लिए, उन महापुरुषों के लिए मैं एक गाना ट्रिब्यूट करने जा रहा हूँ। ओ देश मेरे तेरी जान के सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन
तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा, आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी जान के सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कार्तिकेय यश है, मैं भूमि आईएएस का छात्र हूँ और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान सदा याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। लास्ट में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिकेय गौर और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। माननीय अतिथिगण एवं सभी शिक्षक महोदय एवं समस्त मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। मैं छात्र कार्तिकेय गौर भूमि आईएएस सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम अंग्रेज़ के चंगुल से आज़ाद हुए थे। इसी दिन से हमारे देश के हमारा देश इस अंग्रेज़ के चंगुल से आज़ाद होने के उपलक्ष्य में इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। आज के दिन ही सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने समस्त जीवन को बलिदान कर दिया। हम यह दिन हमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि समस्त सैकड़ों जो सेनानी हैं उनकी याद दिलाता है और उनकी याद दिलाता है। सभी साथियों, इस दिन को हमें राष्ट्र निर्माण, देश के विकास तथा रक्षा के देश के रक्षा का संकल्प लेना चाहिए तथा हमें गांधी जी के विचार सत्य अहिंसा का भी संकल्प लेना चाहिए और इसी के साथ हमें देश को और आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। Hello everyone, my name is Fawzia Bano and
I am a student of Bhumi IS. Today we are celebrated Independence Day, 75th Independence Day. So today I presented a small poem on related to Independence Day. करेंसी पे बापू की फ़ोटो, लाल किले पे तिरंगा। करेंसी पे बापू की फ़ोटो और लाल किले पे तिरंगा। सड़कों पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। सड़कों पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए जनेऊधारी कंपनियां बाद में ब्रिटिश फौज से लड़ गई थी और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी पे चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? और क्या बापू ने सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आज़ादी वो है जो पैरों के छालों का डर ना हो और सच को सवालों का। आज़ादी वो है जब सपनों के दरख्त फलने से ना डरे और टूटी हुई चप्पलें डिज़ाइनर जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जो जब झुके हुए सर का मुकद्दर बदल जाए और झुके हुए सर का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के सर से हवेली का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बांध के पिंजड़ों को तोड़ दे और आज़ादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बांध के पिंजड़ों को तोड़ दे और का खागा और ABCD से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गले पे ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों को बू ना आए। बेखौफ हक, ये हक है हमारा और हक बुनियादी है। आगे बढ़ते रहो, बस थोड़ा सा आगे आज़ादी है। थैंक यू। Good morning to everyone present here. First of all, I just want to wish you, all of you, a very happy Independence Day. Today I'm here to express my thoughts on the 75th Independence Day celebrated in India. That is, to awaken the feeling of attachment and to awaken the feeling of and love for our nation and the patriotism. To awaken the patriotism, our Prime Minister Narendra Modi has initiated and started a campaign which is started from 13th to 15th August, on which every citizen of our country has granted permission to hoist flag at their houses. And it is a very great and very impressive and a very motivational and inspirational step by our Prime Minister, and we all of us should also encourage them also. Our country is a country of unity and diversity. There are different languages which are spoken in different states and by different citizens of our country. And there are different cultures, tradition, beliefs, and there are many religions also which are practiced in our India. But despite of these differences, we are still united. And the quotation that is unity and diversity is used for our nation. This diversity, this unity and diversity makes us very popular and famous in other nations also. We are just taken and we are just given as an example of unity. But that is today's, we all know that today is Independence Day. On this day, we got our independence, and it is not very easy because there are so many freedom fighters who sacrificed everything for this day, and this day is very important, and and we should remind and also pay tribute to those freedom fighters. And I just also want to mention those forces, that is army soldiers and every forces also who contribute their actions and their activities for the welfare and to ensure the security and protection to every citizen of our country. And I just also want to say everybody that we should also concern and take some important steps to save our environment also. And we should also save our culture and that is social way of living, because today we are adopting or we are so much attracted towards the foreign way of living and culture also. It is very good if we are adopting, but we should also remind our culture. Because that represent us unique among the other nations also.
And thank you very much. And after all, I just want to say a quotation that is for all of us. That is, we live for nation. We can do anything for the welfare and to ensure the safety and protection of our nation. We will live for nation. We will die for our nation. Thank you. And after that, I'm just gonna sing a song which demonstrate our that is our nation, that is India, which is known for its beauty of culture, different languages and religion also. And this is the song which is from a movie that is a Veer Zara, and the name of the song is that Aisa Desh Hai Mera. That okay? Then I'm gonna begin. धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, यहाँ दंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, यहाँ देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। And one more song which is very close to my heart, that is मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति और उन्नति और प्यार का चमन, उसके वास्ते मिसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन जाने मन। थैंक यू वेरी मच। माननीय डायरेक्टर सर महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अदिति पांडे, भूमि आईएएस की छात्रा, आपके समक्ष कुछ अनकहे किस्सों को स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत करती हूँ। शुरुआत कुछ पंक्ति से करती हूँ। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवियों और शायरों ने तो अपनी पंक्तियों में देश की आज़ादी बहुत खूब अच्छे से बखानी है। एहसासों की आज़ादी का नाम शायरी है और भावनाओं की मुक्ति का नाम कविता है, और आज तो उत्सव ही आज़ादी का है, जश्न ही स्वतंत्रता का है। 1947 की आज़ादी केवल 150-200 साल का संघर्ष, जद्दोजहद और मेहनत का फल नहीं है। यह वो पल है जो हमारी लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें मिला है। यह वो पल था जब देश की पुण्य भूमि भारत में मौजूद सभी लोग, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं वो सारे महनीय लोग, क्रांतिकारी ने यह महसूस किया, यह अनुभव किया कि उनका पुरुषार्थ अब स्वतंत्र है। देश की माँओं ने यह अनुभव किया कि उनकी सोच की चूनर अब स्वतंत्र है। देश की बेटियों, देश के बच्चों, देश के सभी लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाया और आज़ादी का तिरंगा लहराया। 15 अगस्त 1947 जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त भारत मुल्क आज़ाद हो रहा था। 15 अगस्त 1947 को सुबह जब सूरज निकलता है तो वह भारत देश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है अपने प्यारे बच्चों से कि आज़ादी मुबारक हो। उस दिन इस धरती पर, भारत की पुण्य भूमि पर मनुष्यता का तिरंगा लहरा रहा था, पुरुषार्थ लहरा रहा था। उन सभी वीर जवानों, क्रांतिकारियों एवं सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की एक नई हवा थी, नई किरण थी, जो देश को आज़ादी की
आज़ादी की खुशी महसूस करा रही थी। जब इस बात पर मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पहेली सुनाती हूँ, जो कि हिंदी समझने वाले अंग्रेज़ों तक को नहीं समझ में आई थी। भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, ऐसे थे ये घमंडी अंग्रेज। अंदर ही अंदर वो हमारे देश को खोखला कर रहे थे। हमसे ऊपरी तौर पर मेल भाव का संबंध बनाकर अंदर ही अंदर हमारा रेवेन्यू ले जाना, हमें लूटना, हमारे देश को, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। एक नाम और याद आता है। मैं एक शब्द बोलूँगी और आपके अंदर का हिंदुस्तान आपकी नसों में हिलोरे लेने लगेगा। वंदे मातरम। ये गीत बंकिम बाबू के उपन्यास आनंद मठ में आया था। आनंद मठ में आने से पहले एक पत्रिका में एक छोटी जगह कम पड़ गई थी। उस पत्रिका के संपादक बंकिम बाबू के ही दोस्त रामचंद्र बंदोपाध्याय जी थे। एक बार जब रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू से मिलने आते हैं, तो उनकी टेबल पर उन्होंने वंदे मातरम की कविता देखी और उस कविता को पढ़कर उन्होंने बंकिम बाबू से कहा कि आपने ये कविता तो बेहद खूबसूरत लिखी है, परंतु ये संस्कृत निष्ठ है, इसमें बंगला के शब्द हैं, लोग इसे कैसे समझेंगे, कोई भला इसे कैसे पढ़ के समझेगा। तो बंकिम बाबू ने बहुत ही मुस्कुराते हुए एकदम मधुर भाव से अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा कि ज़बान की कठिनता और सरलता का मसला ही नहीं है, इसका संदेश बड़ा है। एक दिन जब देश आज़ाद होगा और आज़ाद देश में रहने वाले लोग इसे गाएंगे, इसे सुनेंगे, तो लोगों के मन में, लोगों की रगों में देश के लिए एक प्रेम जगेगा। आज भी जब कहीं भी ये गाना सरहद के अंदर या सरहद के बाहर बजता है, तो यह केवल एक वाद्य यंत्र पर ही नहीं बजता है, ये लोगों की नसों में, लोगों के मन मस्तिष्क अंदर से इस गाने को गाने की आवाज़ आती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब लता जी, स्वर लता कोकिला जी का गाना सुना था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। 1962 चाइना वॉर के बाद जब ये गाना प्रकाशित हुआ था, तब वह भी रोए थे और पूरा देश भी रोया था। इस गाने को लिखे जाने के पीछे भी बहुत सारी बातें कही जाती, लेकिन ये गाना मूल रूप से कवि प्रदीप जी का है। 1962 वॉर के कुछ दिनों बाद जब देश की हालात सुधरे थे, एक बार कवि प्रदीप जी बाजार में जा रहे थे, तब उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए उनके मन में यह विचार आया कि आखिर जो लोग चले गए, जो लौट के नहीं आएंगे, उन्हें हम क्यों नहीं याद करते हैं। उन्हें भी याद करना चाहिए, उनके लिए भी हमारी आंखों में पानी आना चाहिए, उनकी वीरताओं का गुणगान होना चाहिए। इस विचार को सोचते ही इस गाने की पहली पंक्ति बन चुकी थी, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। पंक्ति तो बन चुकी थी, परंतु बाजार में लिखने के लिए उनके पास कागज़ नहीं था, कलम तो था उनके पास। साथ चलते हुए अपने एक साथी से उन्होंने कहा कि भाई साहब, क्या आपके पास कोई कागज़ होगा? तो उन्होंने बोला कि कागज़ तो नहीं है। संयोग देखिए कि आज़ादी का इतना बड़ा नगमा धरती पर उतरने के लिए कागज़ ढूंढ रहा था। जब साथ चलते हुए साथी ने अपनी जेब से एक सिगरेट का डब्बा निकाला और उसमें से आखिरी सिगरेट को अपने मुंह पर रखा और अंदर रखी हुई पन्नी को निकालकर बोला कि भाई साहब, क्या आप इसमें गाना लिख लेंगे? तब उसी पन्नी में, उसी बाज़ार में उन्होंने इस गाने को लिखा, जिसे लता जी ने अपनी सुंदर आवाज़ में गाया, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। 23 मार्च, यह दिन तो सबको याद होगा। भगत सिंह जी ने इस दिन फांसी के फंदे को चूमा था, परंतु 28 सितंबर बहुत कम लोग को याद होगा शायद। इस दिन 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। इसी वर्ष एक और बहुत ही अच्छी बात हुई थी। इसी वर्ष एक गाना आया था, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस गाने को लेकर बहुत सारी राय हैं, लेकिन जो बहुत ही ऑथेंटिक बात है कि
लखनऊ जेल में काकोरी कांड के कैदी जो बंद थे, काकोरी कांड तो आप सबको ही पता होगा कि जो अंग्रेज़ भारत का खजाना लूट कर ले जा रहे थे, उसे देश के बेटों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने उसे, देश के बेटों ने उसे अपने देश में रोकने के लिए लूटा था। उसी में से एक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। सब जानते हैं कि वो एक शायर थे और एक कवि थे। एक दिन उन्हीं के साथियों में से, उन्हीं कैदियों में से एक शाहजहांपुर के धुरंधर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ सुनाइए, बसंत आ रहा है, कोई कविता सुनाइए। पंडित जी ने एक उसी काल कोठरी में, उसी छोटी सी कोठरी में इसी गाने को, बसंत की आहट, उन्होंने उस बसंत की आहट को महसूस किया था जो 15 अगस्त 1947 को आने वाली थी, और उसी आहट को महसूस करते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला इस गाने को उन्होंने लिखा। मेरा रंग दे बसंती चोला और गांधी ने नमक पे धाबा बोला। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रांतिवीरों और महात्मा गांधी को अलग अलग खांचे में रखते हैं, लेकिन इतना अलगाव महसूस करने के बाद भी बिस्मिल जी ने जब अपनी इस कविता को लिखा तो उन्होंने पहली पंक्ति भी महात्मा गांधी को ही समर्पित की। ऐसे अन्य कई क्रांतिवीर हैं जिन्हें शायद ना तो हम जान सके हैं, या जानते हैं तो उन्हें याद नहीं करते हैं, जिन्हें याद किया जाना चाहिए। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिवीरों को नमन करती हूँ जिन्होंने भारत को आज़ाद करने का सपना देखा और खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए, ताकि हम और आने वाली नस्लें अनंत तक स्वतंत्रता की सांस ले सकें। मैंने आज आज़ादी के अवसर पर आज़ादी की कुछ अनकही किस्सों तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि ये जश्न और बड़ा हो सके। अंत में कुछ पंक्तियों से प्रणाम करना चाहूँगी सभी को। चलो फिर आज वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के खून की धारा को याद कर लें, देशभक्तों के खून की धारा को याद कर लें। वतन हमारा ऐसा कि कोई छोड़ पाए ना, वतन हमारा ऐसा कि कोई छोड़ पाए ना, रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई तोड़ पाए ना, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदला जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डायरेक्टर सर, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ व्यूज़ व्यक्त करना चाहूँगी कि क्या है जो हमारे देश को इतना महान बनाता है। पहला बताना चाहूँगी कि यहाँ के जो मूल्य हैं, जैसे त्याग की भावना, विश्व एक परिवार, हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ के मूल्य, अतिथि देवो भव। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी कि जब युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप जी जंगल में जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, तो अकबर एक याचक बन के पहुँचा देखने के लिए कि क्या कैसे कर रहे हैं वो। तो वहाँ पर वो घास और जो भी मिलता था उसे खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। जब अकबर वहाँ पे पहुँचा तो उसने उनसे खाने के लिए मांग की, तो उसने जो महाराणा प्रताप जी ने जो उनके पास था वो उसको अकबर को प्रेजेंट कर दिया।
ये नहीं, मतलब ये नहीं सोचा कि जंगल और महाराणा प्रताप को अकबर को ये बात पता थी, सॉरी महाराणा प्रताप को ये बात पता थी कि अकबर ही है और ये याचक बन के इस रूप में मुझे यहाँ देखने आए हैं। तो ऐसा है, और ऐसा है हमारा कल्चर, अतिथि देवो भव। यहाँ पर मानवतावाद को ऊपर रखा जाता है। हमारा जो इसरो है उसका मोटो है विद्या संधि प्रवचनम संधानम, मतलब मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनेकता में एकता। यहाँ हर 40-50 मील पर संस्कृति, बोलियां, पहनावा बदलता है, लेकिन लोगों के मन में आप वही अपनापन, वही प्यार पनपता पाएंगे। गीता में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। इन्हीं सारे मूल्यों को लेकर हम 200 साल के एक बड़े संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की है। और मैं कविता बोलूँगी जो कुछ इस प्रकार है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, होता उसका संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसके मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसमें की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी के साथ मैं एक पंक्ति के साथ अपनी स्पीच को विराम दूंगी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। परम श्रद्धेय उपस्थित परिजन, तिमिर नाशक गुरुजनों, जिनके बल पे आज पूरा देश गौरवान्वित होता रहा है और जिनका उद्देश्य समाज निर्माण में अहम रहा है, मैं सबको याद करना चाहूँगा, क्योंकि आज आज़ादी का ये महापर्व है और सदियों से जो हमारे यहाँ के मूल्य थे, जिनके हिसाब से हम लोग रहते आए थे, उनका दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने भारत के ऊपर जो भारत के लोगों का जो शोषण किया, उससे निवृत्त हुए 15 अगस्त 1947, जिसका आज 75वां साल पूरा हुआ है और 76वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। और इसे आज हमारा देश अमृत महामहोत्सव के रूप में मना रहा है, जिसका परम लक्ष्य है क्या, तो उन वीरों को याद करना, उन मूल्यों को याद करना जिनके बल पे आज भारत विश्व का गुरु कहलाता है। और ये गुण हैं हमारे यहाँ। कहा जाता है कि हम लोग विश्व में एक ही मात्र देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। भारत शब्द को देखें तो भारत एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसे माता कहा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ के गोद में मातृत्व पलता है। और यही मूल्य हैं हमारे, जैसे कि हमारे उपनिषद कहते हैं कि वीर भोग्यम वसुंधरा, अर्थात जो वीर है वहीं इस वसुंधरा का भोग करेगा, इस पे राज करेगा। लेकिन वहीं हमारे महोपनिषद कहते हैं कि अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम ते वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वसुधा के पूरे लोग हमारे परिवार हैं, हम लोग अपना पराया दूसरे को नहीं देखते। मतलब यहाँ
उस डाइवर्सिटी को एक करने की बात की जाती है, जहाँ पे अनेकता होते हुए भी, मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं पनपने दिया जाता। ये भारत है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम उन वीरों को कुछ ऐसे याद करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ कुछ उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो बरसों से सड़े जेल में उनको याद करें, जो फांसी पर चढ़े उनको याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों के मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और आत्मोसर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े दया की मत फरियाद करें, आज उनको याद करें, उनको याद करें। फिर कहते हैं कि देश भारत ये है क्या, क्यों बलिदान दिए गए इतने, क्या जरूरत थी? अंग्रेज भी तो शासन कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ के मूल्य हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ जो पुरातन संस्कृति है कि बहुधा देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवताओं की मान्यता रखी गई है, लेकिन और उनमें ये भी गुण है, और हम लोग सर्वधर्म समभाव की भी भावना रखते हैं, सारे धर्मों को भी अपना मानते हैं। और हमारे यहाँ ये कल्चर है कि सभी देवी देवताओं के पास जो दोनों हाथ हैं या फिर जो उनके 4 हाथ हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी गई हैं जिनका उपयोग हमारे समाज के हिसाब से है। जैसे कि एक हाथ में देखेंगे तो वेदों के ज्ञान उनके हाथ में दिखेंगे और दूसरे हाथ में शस्त्र भी दिखते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे मूल्यों के साथ कोई भी मिलने आए तो हम उसका उसी तरह स्वागत करेंगे जैसे एक कुटुंब में परिवार का सदस्य बाहर से आए और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वही सदस्य अगर हमारे इन्हीं मूल्यों का फायदा उठाते हुए अगर शोषण करने की चेष्टा करेगा तो हम फिर उसे उसी प्रकार जवाब देंगे उसी के लिए हम लोग शस्त्र को भी मान्यता देते हैं। कहते हैं कि भारत हमेशा मानवता के लिए विष पिया है, जिसको कहते हैं हलाहल पान करना, चाहे वो हमारी प्राचीन संस्कृति रही हो या फिर हमारे प्राचीन से आधुनिक तक की संस्कृति रही हो। जैसे कि शास्त्रों में विदित है कि जब मानव कल्याण के लिए समुद्र मंथन जैसी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय अनेक बहुधा प्रकार की पदार्थ निकली जो हमारे उपनिषदों का मानना है, हमारे पुराणों का मानना है, जिसमें अमृत जैसा विश्व कल्याण के लिए भी पदार्थ निकले और एक हलाहल निकला जो पूरे विश्व को अंधकार में डुबोने की प्रक्रिया के साथ आया, लेकिन उसे भी आगे बढ़ के हमारे आदि देव शंकर जी ने पान किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हमारी जो संस्कृति है उसे हमने आगे भी जारी रखा। जैसे कि हमारे वीर सेनानियों ने भी अपने सुख दुख और सारी आकांक्षाओं का त्याग करके इस देश की आज़ादी के लिए लड़े और अरुण और ये सूर्य को बता दिए, क्योंकि हमारी ही संस्कृति है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्योंकि हम लोग क्षितिज को भी सहारा देने का काम किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रातः उठने पर भी जो पंच तत्वों की कल्पना की गई है उनकी वंदना करते हैं, उनको स्मृति में लाते हैं, क्योंकि इन्हीं पंच तत्वों से हमारा ये मानना है कि हमारा निर्माण हुआ है। तो वही कहते हैं कि जो ये अंबर है, जो ये गगन है, इसका भी भारत ही उसे परिचय दिया कि हाँ तुम ही क्षितिज हो। और भारत का तो ये यूनिक बात ही है कि जब भी पूरा दुनिया संकट में रहा है, भारत उसके लिए खड़ा रहा है। और यहाँ पे जो अभी हम लोग इतने स्वच्छंद रूप से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, जो सुख कर रहे हैं,
जो विविधताओं की बात कर रहे हैं, परेशानियों की बात कर रहे हैं, इनके पीछे एक महत्वपूर्ण हाथ जो सेना है, जो बॉर्डर पे सारे सुख दुख का त्याग कर, और ये भारत के पास ही एक ऐसा जुनून है, जज्बा है कि भारत से आज भी हमारे युवा भारत सरकार से आज भी लड़ रहे हैं उस भर्ती के लिए कि देश की सेवा करने को मिले। और ये अक्सर रहा है भारत में, क्योंकि बलिदान देने से जो आज़ादी आती है, बलिदान देने से ही आज़ादी आती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान मांगती है और उसके लिए युवाओं को ही आगे आना चाहिए, और इस बात को सार्थक बना रहे हैं अभी भी युवा। मैं उनके लिए कुछ चंद लाइनें कहूँगा, जो सैनिक वीर पुत्र सीमा पे हम लोग की सुरक्षा के लिए दिन रात अपने सुख दुख का त्याग कर एक कठिन तपस्या में लीन भारत की सेवा कर रहे हैं कि है याचक को अधिकार नहीं, दुर्बल को मिलता प्यार नहीं, वो वीर भला क्या वीर कहो जिसमें रण का हुंकार नहीं, है समर शंख का नाद हुआ अब कोई भी संवाद नहीं, या हाथों में हथियार नहीं, या दुश्मन सीमा पार नहीं, इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। और मैं ये लास्ट लाइन उन वीरों को जो शहीद होते हैं और लेकिन भारत के अखंडता को, भारत के संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, कि सब लिखते होंगे स्याही से, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। और ये भी है, हमारे यहाँ संस्कृति रही है कि केवल जोश भरने का काम ही कवियों द्वारा नहीं किया गया, जोश भरने का काम ही दार्शनिकों द्वारा नहीं किया गया, हर एक काम किए गए जो धार्मिक हो, क्योंकि कहा जाता है हम ही ने पूरे विश्व को धर्म सिखाया। कि धर्म क्या है, तो बोलते हैं कि धार्यत इति धर्म, मतलब जो सकारात्मक धारणा है आपकी वही धर्म है। इसके लिए किसी एक सीमित सीमा में बंधने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं वही धर्म है, धर्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और ये कुछ इस प्रकार जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं। ये बात कुछ सेकुलर लोगों को तो समझ नहीं आ सकती, क्योंकि जो वही है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम, जो लघु चेतना वाले लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उस परिश्रम और उस संस्कृति को वो उस हद तक नहीं छू पा रहे हैं जिस भावना से स्वामी विवेकानंद ने कहा। केवल इसका उपयोग सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद फैलाने के लिए करते हैं। और उसी को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलयंकर ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास जलते मरगट का धुआंधार। बोलते हैं कि अगर कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, तो हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और उन्हीं का कहना है कि ये अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ कणकड़ में शिव बसते हैं। अगर हमारी अस्थियों को भी तुम गंगा में बहा के अगर कान लगा के सुनोगे तो एक ही बात बाहर निकलेगी, भारत माता की जय। और भारत माता की जय इसलिए भी क्योंकि जब बाली को भगवान राम ने मारा था, हमारी कथाओं में अक्सर प्रसंग में होता है, कोई कहते हैं कि एक जमीन का टुकड़ा है, नहीं, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब बाली को भगवान राम ने मारा तो उसने पूछा कि क्या अधिकार तुम्हारा, तुम हमारे राज्य में आए, तुम हमको मारे, तुम्हारा क्या अधिकार था न्याय अन्याय ना करने का। तो उन्होंने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं
और भारत के लोगों में यही भावना रही है, और वो सूर्यवंशी हैं, तो उन्होंने परिचय दिया इस बात का कि देखो हम अभी वन में हैं, हम भरत जो उनके छोटे भाई जिन पे राज्य सौंप के वो वन की ओर आए थे उनको राज्य दिए हैं, और ये सूर्य जहाँ तक प्रकाश फैलाता है वहाँ तक हमारा राज्य है, और वहाँ तक हम शांति और अहिंसा के परिचायक बनेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है ये बातें अधूरी कही जाती हैं अहिंसा परमो धर्मा, जो भागवत गीता में लिखा गया है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च कहा गया है कि अगर, और गांधी जी भी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि कायरता और अहिंसा में क्या चुनेंगे, अगर कहेंगे कि अहिंसा और वीरता में क्या चुनेंगे तो हम अक्सर वीरता, कायरता और हिंसा में क्या चुनेंगे तो हम अक्सर हिंसा चुनेंगे, क्योंकि अहिंसा कभी भी कायरता का परिचायक नहीं होता है। और यही भगवान राम भी कहते हैं कि जहाँ अनीति होगी, कुरीति होगी, और जहाँ तक ये सूर्य जा रहा है वहाँ तक भारत का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वहाँ नीतियों के विरुद्ध काम किए जाने वालों के प्रति हमेशा खड़ा होगा। और ये इतिहास भी बताता है हमारा। महात्मा गांधी को देखिए, साउथ अफ्रीका में लड़े दूसरे लोगों के लिए, लेकिन हम लोग दूसरे लोग नहीं सोचते, क्योंकि हमारा कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्योंकि हम सबको अधिकार देते हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र किसी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वालों का देन है। हमारे यहाँ कहानी है राजा दुष्यंत की, कि जंगल में गए, राजाओं को बहुविवाह का अधिकार दिया गया था। हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन कथाओं में ऐसा कहा जाता है। तो दुष्यंत जो जंगल में गए तो वहाँ एक ऋषि मिले जिनकी पुत्री से उन्होंने गंधर्व विवाह किया। फिर वो अपने राज्य को लौटे, जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती रही, लेकिन राजा इतने राज्यकाज में व्यस्त हुए कि उनको इस बात का भान नहीं रहा कि हमने ये भी किया। लेकिन जो वो उनकी पत्नी थी अपनी माता के साथ पहुंची राज दरबार में, और चलते चलते रात हो गए। रात के मतलब कहा जाता है कि मध्य रात्रि हो गई थी, लेकिन उस समय भी ये प्रावधान था। महल के बाहर एक घंटा लगा हुआ था, घंटा लगा हुआ रहता था, जिसे 1 बजे रात को भी अगर कोई बजाए, न्याय की मांग करे, तो राजा को जग के आना होता था। और ये कई लोग कहते हैं कि किसी पश्चिम देशों का देन है, ये हमारी संस्कृति में बसा है, और राजा उसी समय उठे और न्याय किया और उसे फिर स्वीकार किए। ये हमारी संस्कृति है। हम लोग सर्वधर्म समभाव वाले हैं, हम अहिंसा के परिचायक नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी अखंडता, निजता और हमारी नीतियों का खंडन किया जाए तो हम आगे बढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं कि आज़ादी मिलने के बाद से हमने अपने होके अपने कुरीतियों को हमने नहीं देखा और उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। जब भी गलत हुआ है, हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। और इन्होंने लिखा, जब चीन से युद्ध हुआ और भारत युद्ध का, क्योंकि भारत पहले युद्ध नहीं करता है, ये इतिहास गवाह रहा है, और उन्होंने उसी समय लिखा, लोकसभा में बोले भी, परशुराम की प्रतीक्षा कविता बोले, और देश को जगाने की कोशिश की कि हमें आज भी उसी परशुराम की आवश्यकता है जो अधर्म के प्रति लड़े थे, जो अनीति को हटाने के लिए अहिंसावादी अस्त्र को उठाए और उन्होंने फिर से सत्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। ये हमारा भारत है। ठीक है, तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सेना के लोग हैं, क्योंकि जो उनकी वेदनाएं हैं वो कवियों के कलमों से बाहर आती हैं, तो कुछ इस कदर आती हैं कि एक भारत का सेना और सेवा करने वाले लोग हैं, उनका यही एक आशा, एक यही मांग होती है। अगर भगवान जैसी भी कोई चीज़ होती है तो वो मानते हैं, वो मांगते हैं कि अगर फिर दोबारा जन्म लेना हो तो यही भारत मिले हमें, क्योंकि भारत ही पूरे देशों को स्वीकार कर सकता है। जब पूरे विश्व कोविड-19 की स्थिति में रो रहा होता है,
वहाँ भारत अपने कुटुंबजनों के साथ खुशियाँ मना रहा होता है, वो भी सर्टेन, ऐसा नहीं कि अल्हड़पन वगैरह चीज़ों में, एक सीमित नियमों के आधार पे सारे लोग क्वारंटाइन हुए। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बेडों की कमी हो जाने पे महामारी ने सबको घेरा। एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने कहा कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बगल में जो नवयुवक पड़ा है ना, इसको दीजिए क्योंकि भारत को इसकी आवश्यकता है, हम अपना जीवन जी चुके हैं। तो ये भारत करता है कि जहाँ अपने मूल्य को पहचानता है, अपने अस्तित्व को पहचानता है और अपने गरिमा को बनाए रखता है। तो मैं इन वीर सिपाहियों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वो कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, वो कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, तो वो या तो झूठ बोल रहा है और या तो वो भारत का सेना में है या भारत का सिपाही है। दूसरा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे मौत से डर ना हो, क्योंकि वो कहता है कि एक जीवन ही क्यों मिला इस देश पे न्यौछावर करने के लिए, हमें तो अनेकों जीवन मिलने चाहिए, क्योंकि मरते वक्त हमें कष्ट नहीं होता। इस बात का कष्ट होता है कि हमारी इस बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम 3 बार मरें और इस देश के लिए मरें। और कवि लिखते हैं कि वो कहता क्या है, स्वर्ग में भी जाके कहता है कि अगर स्वर्ग में भी खुशियाँ मिलेंगी ना, तो मैं उस खुशी को एक तृण भांति अलग कर दूंगा और मैं अगर मौका मिले तो उल्का की तरह फिर धरा पे आऊँगा और फिर भारत के लिए लड़ूंगा और फिर भारत के लिए भारत के लिए जान देना व्यर्थ में नहीं, क्योंकि उन्हीं का कहना है कि हुंकार बनो ललकार बनो पर व्यर्थ नहीं साकार बनो। साकार बनने के लिए, भारत को फिर अखंड बनाने के लिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा है जो अखंड विश्व की कल्पना करता है। अखंड भारत जिसमें पूरे विश्व की संकल्पना करता है, पूरे विश्व में शांति अहिंसा के धर्मों का प्रचार करता है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में बोला गया भाषण हो, तो मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहूँगा जो मनोज मुंतशिर द्वारा लिखी गई हैं कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, फिर जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग चढ़ाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जो मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। ये सेना वाला ही कह सकता है, ये भारतीय कह सकता है, क्योंकि हम भारत को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के रूप में नहीं देखते, पूरे विश्व के रूप में देखते हैं। हम पूरे विश्व को हम संबोधित करते हुए ये बात को कह रहे हैं कि कहता है कि वो माई मेरे क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। इस बात में वो गहराई है जो शायद अगर विश्व को कुटुंब मानने वाले लोग होंगे वही समझ सकते हैं। कहते हैं कि मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार बना रहे, मैं जिस मिट्टी के लिए मर रहा हूँ या जिस मिट्टी के लिए पैदा हुआ हूँ उसके बलिदान के लिए ही जीवन चला जाए, और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी इस गति को वीर गति कहा जाता है और इसे किसी एक सम्मान से नवाजना बड़ी बात नहीं है, उनको याद करना बड़ी बात है। और यही लक्ष्य भारत रखा है अमृत महोत्सव में। और इसी के साथ हम बस इतना कहना चाहूँगा कि शहीदों के मज़ारों पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। हिंदुस्तान आज़ाद रहे, माता के सर पे ताज रहे। जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी वाल्मीकि है और मैं भूमि आईएएस की स्टूडेंट हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई। आज 15 अगस्त है और आज के ही दिन 1947 में विदेशी ताकतें हार मानकर हमारे देश से हमेशा के लिए चली गई थी और हमने अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दिन जिस तरह से हम मनाते हैं, इस दिन को इस तरह से देखना आसान नहीं था। आज का दिन उन सभी महान व्यक्तियों को याद करने के लिए मनाया जाता है
जिन्होंने हमारे लिए बलिदान देकर एक स्वतंत्र भारत को दिया। ये बलिदान जिन लोगों ने दिया था उनमें से कुछ लोगों से ही हम परिचित हैं। वास्तव में ये बलिदान बहुत लोगों द्वारा दिया गया था। इस आज़ादी की जंग के दौरान हमारा देश हर प्रकार के भेदभाव से कहीं ना कहीं ऊपर उठकर एक साथ यानी कि एकीकृत होकर एक नए भारत की नींव रखी। हालांकि फिर भी बहुत आपसी संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी अच्छे नेतृत्व उभर कर सामने आए जिन्होंने आपसी सामंजस्य पर बल दिया। ये लड़ाई उतनी आसान नहीं थी। ये स्वतंत्र भारत की स्थापना के लिए कठिन दौर था, जहाँ एक तरफ गांधी जी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आंतरिक भेदभाव, छुआछूत और हाशिए पर बैठे लोगों के लिए एक कल्याणकारी राज्य बनाने की योजनाओं पर भी विचार किया। ये उन्हीं बलिदानों का परिणाम है कि आज हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक बनके वैश्विक स्तर पर उभरा है। लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद जो आपसी संघर्ष होते आ रहे हैं उसमें भी हमारा देश निपटने में सक्षम है। इसलिए हमें एक सच्चे नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों और उनके द्वारा दिए गए संविधान का पालन करने की ज़रूरत है। यही इस दिन का प्रेरणात्मक महत्व है। वो दिन न हम भूल न जाएं, इसलिए हम इस दिन को आज़ादी के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। और अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि स्वराज पर मरने वाले आज़ादी के मतवालों का, स्वराज पर मरने वाले आज़ादी के मतवालों का, साइकिल पर रखकर सैटेलाइट अंतरिक्ष पहुंचाने वालों का, सादे से पर्दों पर रंगीन ख्वाब सजाने वालों का, अपने दम पर पेट भरकर अनाज उगाने वालों का, मुश्किल के दौर में भी मुस्कुराने वालों का, जीवन का जश्न मनाने वालों का। ये कुछ दिनों का दौर नहीं, ये कुछ दिनों का दौर नहीं, ये सफ़र है 75 सालों का, ये सफ़र है 75 सालों का। जय हिंद, जय भारत। तीन रंग का वस्त्र नहीं ये है देश की शान। तीन रंग का वस्त्र नहीं ये है देश की शान। हर भारतीय के दिलों का है ये स्वाभिमान, हर भारतीय के दिलों का है यह स्वाभिमान। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। आज हम सभी और पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए भारत माँ के लाखों वीर सपूतों ने, वीर वीरांगनाओं ने अपने जान गंवाई। हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं उन सभी वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने जो लड़े जंग वीरों की तरह, जो लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, जो लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो देश आज़ाद हुआ। बचपन से ही हम अपने देश के बहुत सारे वीर वीरांगनाओं की कहानी सुनते आए हैं। हमें आज़ादी तो 1947 में मिली, परंतु इस आज़ादी का बीज 1857 में ही बो दिया गया था, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहा मनवाया, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। शहीद आजम वीर भगत सिंह, जो भारत माँ के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें आज हम हमेशा अपने दिलों में सजोए हुए हैं, उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत माँ के इन वीर सपूतों ने जिस स्वतंत्र भारत का सपना उस समय देखा था जब हमारा भारत देश गुलाम था, उस समय उन्होंने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, अगर हम आज वर्तमान में देखें तो हम उनके उस सपने को साकार करने में किस हद तक सक्षम हुए हैं। यह सवाल मेरा हर एक भारत के नागरिक से है कि उस सपने को साकार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। भले ही ये दौर बदल गया, ये मंजर बदल गया, लेकिन उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न नहीं बदला है।
वो समय और था जब देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे, और यह दौर कुछ और है जब देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देशभक्ति सिर्फ बलिदान हो जाना नहीं है, कुछ कर गुजर जाना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है, परंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अपने परिवार, समाज, देश के प्रति समर्पण की भावना है देशभक्ति। अपने कार्य को पूरी लगन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के साथ करना है देशभक्ति। मैं उन सभी सैनिक, जवान, पुलिसकर्मी, प्रशासन, किसान, शिक्षक, मित्रगण मेरे और सभी उन लोगों को धन्यवाद करती हूं और उनको नमन करती हूं जो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करते हैं। परंतु इन सभी के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में मुझे कुछ बुराइयों को देखकर, कुछ कमियों को देखकर तकलीफ महसूस होती है। जब हम आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला भारत, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी जन्म लेते हैं, सभी साथ रहते हैं, परंतु कभी कभी दुख तो इस बात का होता है और तब होता है जब इन सभी में इंसान जन्म नहीं लेता। हमेशा हम टेलीविज़न, अखबारों और ऐसे तमाम जगहों पर ऐसी तमाम दिल दहला देने वाली घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, और उनको देखकर हमें यह महसूस होता है कि धीरे धीरे कहीं इंसानियत और नैतिकता का पतन तो नहीं हो रहा। लेकिन इस इंसानियत, इस नैतिकता के पतन को रोकने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हम सभी भारतवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर अपने समाज में चली आ रही बुराइयों या कुरीतियाँ जो भी हैं उनसे निपटारा पाने में सक्षम हो सके। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के सभी युवाओं पर है, क्योंकि जो हमारे देश का युवा है वो ही हमारे देश के भूत और भविष्य के बीच की कड़ी है। वही हमारा वर्तमान है और वही आगे हमारा भविष्य बनेगा। वो युवा जो सबसे मजबूत कड़ी होगा इस देश की, आगे चलकर देश भी हमारा उतना ही मजबूत होगा। और इस प्रकार हम सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे के सहयोग के साथ भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार कर सकेंगे। हमारे देश के सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि बस एक बात हवाओं को बताए रखना, बस एक बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज हम सभी जो अपने घरों में चैन से सोते हैं, सुख से रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, स्वच्छंद हवाओं में सांस लेते हैं, आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। यह सब कैसे संभव हो पाया है? इसका पीछे का कारण सबसे बड़ा है हमारे देश की सीमा पर खड़ा हर वह एक नौजवान, वह एक हमारा देश का सैनिक जो लगातार 24 घंटे हर समय धूप में, छाँव में, ठंडी में, बरसात में, हर समय अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए वहाँ शहादत दे रहा है, जिसके कारण आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर जश्न मना पा रहे हैं। उन सैनिकों के लिए मैं एक कवि की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। क्योंकि कोई साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान, नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 के ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कसे हुए हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री तापमान पर ठहाके मार कर हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहाँ? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए, फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्या कोई और सबूत चाहिए? क्या कोई और सबूत चाहिए? अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए,
बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। चलिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। ठीक है, एक लंबी भाषण की प्रक्रिया चली यहाँ। आज़ादी के इस महोत्सव में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग चाहेंगे कि रेखांकित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी एक सतत प्रक्रिया है। आज़ादी किसी एक दिन का या किसी एक डेडिकेटेड डेज या एक डेडिकेटेड सेलिब्रेशन में हम उसको सीमित नहीं कर सकते। एक बड़ी दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ओनली अ डेडिकेटेड डे इन 15th अगस्त और 26th ऑफ द जनवरी और एटसेट्रा। केवल हमने इसी में सीमित कर दिया। आज आज़ादी को हमने प्रतीकात्मकता में भर दिया। आज हमने आज़ादी को सिंबलाइज्ड कर दिया। सिंबलाइज दैट मीन ओनली कि हमने कुछ आज़ादी की तराने गा लिए, ओनली हमने कुछ झंडे लगाए, या कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें हमने अपनी सेनाओं की या अपने कुछ वीर जवानों के बारे में कुछ अच्छी बातें की। इसी को मान के हमने कामों को अपनी इतिश्री कर लिया। इतिश्री दैट मीन कि वी हैव थिंक कि इनफ इज इनफ, ऑल थिंग्स हैव बी टू डन, व्हाट्सएवर बी टू डन। तो ये जो इश्यूज हैं, इस परिस्थितियों को हमें इन चीज़ों के साथ समझना चाहिए कि आज़ादी की इतिश्री केवल इन्हीं चीज़ों से नहीं होती। सबसे पहले हमें आज़ादी का मतलब समझना होगा कि आज़ादी होती क्या है। आखिर 1947 को जो हमने अचीव किया वो क्या था? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो 1947 से पहले नहीं थी? आप एक भी यदि कारण को चाहेंगे तो आप उन कारणों को गिना नहीं सकते कि जो आज है और उस परिस्थितियों में वो नहीं था। आपको लगता है कोई ऐसा कारण है? ऐसा कोई कारण ढूंढेंगे तो नहीं होगा, सिवाय इस बात के कि एक मानसिक और भावनात्मक लगाव कि आज हमारी शासन व्यवस्था हमारे अपने लोगों के द्वारा चलाई जा रही है और तब हमारी शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी या किसी अरेबियन मुल्क के लोगों द्वारा चलाई जा रही थी। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। और यदि इसी बात को हम माने कि हमारी स्वतंत्रता हमारे ही लोगों द्वारा शासन की जानी है, तो भारतीय परंपरा में तो इस बात को कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना ही है। तो फिर अंग्रेज शासन चला रहे थे तो समस्या क्या हुई? कहा जाता है कि ये जो आजादी की जो एक नई तरकीब और बेतरतीब बातें हम करते हैं वो केवल और केवल मनमानापन और हिपोक्रेट है। उस हिपोक्रेसी से बचने के लिए हमें आज़ादी की भावनाओं को समझना चाहिए। आज़ादी होता क्या है? दरअसल 1947 में जो हमने अचीव किया वो क्या था आखिर? वो बहुत ही गूढ़ और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिन्हें हम किसी शब्दों में, जिन्हें हम किसी प्रैक्टिकल आइडियाज़ के थ्रू आपको नहीं बता सकते। उन चीज़ों के लिए आपको आपसी समझ होनी चाहिए। आखिर स्वतंत्रता है क्या? कहा जाता है स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपनी अस्तित्व के भान के साथ जीना, लिविंग विद योर ओन एग्जिस्टेंस। और ओन एग्जिस्टेंस में केवल एग्जिस्टेंस नहीं, विद योर द फीलिंग और द एसेंस ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस, कि आपको अपने अस्तित्व का भान है। आज हमने क्या किया? आज जो आज़ादी की हम बात करते हैं, आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई विदेशी शासन से हमारी मुक्ति मिल जाए। आज़ादी का मतलब ये है, एक कवि ने कहा है कि बोल की लब तेरे आज़ाद हैं। मतलब आपकी सोच, आपकी थॉट, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके थिंकिंग स्टाइल्स ये डिफरेंट हैं या नहीं है। आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, हम कह सकते हैं कि किसी न किसी फॉर्मेट में यदि आज़ादी को अंग्रेजों की तुलना से ही जोड़ी जाए तो आज भी किसी न किसी तरीके से हम गुलाम हैं ही। भले ही वो गोरे अंग्रेज की बजाय काले अंग्रेज आ गए, लेकिन आपको लगता है कि हमारी जो विधि व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सामाजिकताएं हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, हमारी जो पॉलिटिकल क्लासेस हैं, क्या आपको लगता है कि यू आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड? ऐसा नहीं है। तो आज़ादी की इस दौर में हमें एक शपथ लेना चाहिए। एक सिंबलाइजेशन की महत्व है। आज़ादी को हमने सिंबलाइज इसलिए किया, 1947 की जो दौर है उसको सिंबलाइज हमने केवल और केवल एक इग्निशंस के लिए किया है। इग्निशंस का दैट मीन कि आपके अंदर वो ज्वाला जगाई जाए, जिस ज्वाला के दम पर आप आज़ादी की वास्तविक अर्थों को समझेंगे और अपने आप को आज़ादी के फॉर्म में जिएंगे। कहा जाता है आज हमने आज़ादी को ऐसा मान लिया, हम कहते हैं कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आज इंडिया का हर व्यक्ति चाहता है भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन वो अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में पैदा हो। आज़ादी को भी हमने यही माना। हमने क्या कहा कि सेना हमारी लड़ रही है वहां, या सेनाओं के साथ साथ जो अलग अलग लोग हैं वो काम कर रहे हैं। केवल आज़ादी इतनी नहीं होगी, आपकी भी कुछ रोल्स होनी चाहिए। आज़ादी में हम सारे के सारे लोग सहभागी हैं। यदि हमारी सब भूमिका नहीं होंगी तो ये आज़ादी कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएंगी। और ऐसा कहो कि आज़ादी तो हमें मिली ही नहीं। आज भी हमारे यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। आज भी आपने देखा होगा जातीयता, धार्मिकता, क्षत्रियता की दंश भरी पड़ी है। तो इस सिंबॉलिकल आज़ादी का जो डेज है, इस सिंबॉलिकल आज़ादी के डेज में केवल ये है कि वो व्यक्ति जो सोए हुए हैं मनोमस्तिष्क से लेकर हृदय तक से,
ऐसे मनोमस्तिष्क और हृदय को जगाओ, झंकार करो जिसमें लोगों को स्वतंत्रता की वास्तविक समझ स्वतंत्र हो। और जब वास्तविक स्वतंत्र समझ हो, उसके अस्तित्व की भान हो, तो व्यक्ति वो अपने अपने कर्म को निर्धारित करेगा। और असली स्वतंत्रता का मायने ही होता है कि व्हाट्स यू आर एलिजिबल फॉर, व्हाट्स योर हिडन पोटेंशियल इज, व्हाट्स योर कैपेसिटी इज। आपके अंतर्निहित क्षमता क्या है। आपको उन्मुक्त आकाश मिले, उन्मुक्त समाज मिले। उन्मुक्त आकाश और उन्मुक्त समाज का मतलब ये हुआ कि ऐसी परिस्थितियां जहां आपकी सोच, आपकी ढंग, आपकी प्रॉपर फ्लरिशमेंट पे कोई कर्टेलिंग ना हो। आजादी का मतलब ये होता है। और आई होप कि हमें लगता है कि यदि हम मानेंगे तो आजादी के 75 साल, वैसे सामान्यतया एक देश के इतिहास में 75 साल की कोई महत्व नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन के लिए 75 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है, जीवन का अंतिम स्टेज होता है। लेकिन एक समाज, एक सभ्यता, एक देश, एक राष्ट्र के लिए ये उम्र एक व्यक्ति के जीवन में जैसे शुरुआती 2-4 साल का शैशव काल होता है, वैसे ही आजादी का ये शैशव काल ही है हमारे लिए, जो कि एक देश के नजरिए से 75 साल की कोई उम्र नहीं है। इसीलिए हम अपनी विफलताओं पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, विफलताओं की गणना हमें करनी चाहिए। विफलताओं की गणना इसलिए करनी चाहिए कि इस इंडिपेंडेंस डे में एक सिंबॉलिक रूप से हम इग्नाइज करें। वैसे तो हमने पूरी आजादी को ही सिंबलाइज कर दिया, लेकिन सिंबलाइजेशन के बजाय अपने इंटरनल सिंबलाइजेशन से हम चीजों को सीखें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी जागृति, हमें अपनी थॉट प्रोसेस को जगाना चाहिए। ठीक है, आजादी के दौर में कहा जाता है कि हम सारे के सारे एक स्वतंत्रता सेना नहीं हैं, हम सारे के सारे आजादी के लड़ाके ही हैं। आज यदि भारत का हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि आजादी के पुराने जो लड़ाके थे, 1947 हमने कहा कई बार कि एक सिंबॉलिक है, उससे पहले वो एक लगातार सतत प्रक्रियाएं थी लड़ने की। वैदिक कालीन भारतवर्ष से लेकर आज तक का जो दौर है, ऋषि मुनि, तमाम जो तपस्वी, किसान, जो भी लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि जो नेचुरल हर्डल्स हैं, जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर किया जाए। और असली आजादी का मतलब होगा कि आपको उन्मुक्त आकाश मिले। वो उस उन्मुक्त आकाश की प्राप्ति के लिए यही तो समस्याएं थी। जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ तो दिक्कत क्या थी, अंग्रेजों ने उस उन्मुक्तता को छीन ली थी। उन्मुक्तता को छीनने का मतलब ये था कि हमारी जो अपनी थॉट प्रोसेस है, वहाँ इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटीज की वैल्यूज थी। वो मानते थे, व्हाइट मैन बर्डन थेरीज मानते थे कि जो काले लोग हैं इन्हें सुधारा जाए। इस थॉट प्रोसेस के खिलाफ ही हमारी लड़ाई थी। लड़ाई अन्यथा कुछ नहीं थी कि शासन व्यवस्था में कौन आए। आज भी हम बात करें, यूपी के लोग हैं, गुजरात का प्राइम मिनिस्टर है, कैसे हम आजाद हो गए? आजादी का क्या मतलब होगा? तो आजादी का मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि संकीर्णता यदि बृहत स्तर पे बात करें तो इंग्लिश बैन भी वही था। और यदि निम्न नैरोनेस की बात करें तो यूपी में आदमी हो और गुजरात का प्राइम मिनिस्टर है, तो आजादी फिर कहाँ है? तो प्रश्न यह है कि आजादी को आप नैरोनेस में नहीं बांट सकते। आजादी ऐसी होगी जो हम मानसिक, सामाजिक और आर्थिक में उन्मुक्तता आपको मिले। और उन्मुक्तता कैसे? कहा जाता है उन्मुक्तता उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। आजादी का मतलब कर्तव्य बोध से भी जुड़ा हुआ होता है। उन्मुक्तता का मतलब उच्छृंखलता, जैसे नदियां जब उन्मुक्त होती हैं, उच्छृंखल होती हैं, तो बाढ़ आती हैं, विध्वंसकारी बनती हैं। नदियों को अपने दायरे में रह के ही सीमितता के साथ बहनी चाहिए। ये नदियों के लिए भी, समाज के लिए भी अच्छा है। हमने नदियों को जब बांध से बांधा तो नदियां प्रदूषित होनी शुरू हुई। आजादी के दौर को भी किसी डेफिनेशन, किसी परिभाषा में जब हम बांधने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर भी शरण पैदा होंगी। और आजादी यदि उन्मुक्त हो जाए, उच्छृंखल हो जाए, तो सड़क पे डंडा घुमाते हुए हम घूमेंगे, तो इससे भी मत्स्य न्याय हो जाएगा। मत्स्य न्याय का मतलब लॉलेसनेस एंड क्योस क्रिएट होंगे। गेटिंग? तो भारतीय परंपरा में जो आजादी की अवच्छिन्न धारा है, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हमें चाहिए है, उसे होता है कि आप अपने स्वकर्म करिए। स्वकर्म का मतलब है, हाँ, उस रास्ता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और सरकार और स्वतंत्रता का मतलब भी इसी बात की गारंटी देना होगी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। ये असली आजादी होगी। और इस असली आजादी को पाने के लिए केवल देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री या देश का सैनिक या एक पर्टिकुलर कोई खास व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि इनके बिना भी आजादी मिल सकती है और इनके बिना भी आजादी नहीं मिल सकती है। प्रश्न यह है कि आजादी एक ऐसी सतत प्रक्रिया होंगी जहां हम सब सहभागी होंगे। यदि हम सब सहभागी नहीं होंगे, आप अपने व्यक्तित्व को नहीं जगाएंगे, तो देश तो भले ही नाम के लिए स्वतंत्र है, आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी। और यदि आपकी व्यक्तित्व स्वतंत्र है, तो देश भले ही गुलाम था, आज अंग्रेजों के टाइम में भी कई लोगों ने अपने मनोमस्तिष्क, हृदय, विचार को विकसित किया और पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ी थी। तो स्वतंत्रता देश की भी होती है और व्यक्तित्व की भी होती है, स्वतंत्रता समाज की भी होती है। तो हमें सामाजिक स्वतंत्रता के साथ साथ इस स्वतंत्रता दिवस पे एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता का भी संकल्प लेना चाहिए। और इसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पावर कैपेसिटी, आपको अपनी स्वतंत्रता का भान होना चाहिए। स्वतंत्रता का भान कैसे होगा? जब आपकी अंतर्निहित चेतना की जागृति होगी। और जब चेतना की जागृति होगी, तभी आप वसुधैव कुटुंबकम की वो जो धारा था, इसको आप पूरा कर पाएंगे। और जब ये कर पाएंगे, तभी आप अपनी और पराया दोनों की इमोशंस, दोनों की फीलिंग, दोनों के इमोशंस को समझ पाएंगे। और जब इन चीजों को समझ पाएंगे, तभी आजादी असली रूप में सार्थक होंगी। आज इस सिंबॉलॉजिकल जो आजादी है, इससे हम बाहर होंगे। तो आजादी कोई एक दिन की बातें नहीं होंगी, लगातार बातें होंगी। और प्रतिभा के विकास में
कहा जाता है कि प्रतिभा की विकास अभी कई लोगों ने कहा बड़े ओज वीर एटसेट्रा की हमने बात की। ओज वीर यश जो भी चीजें हैं, कहा जाता है कि सभ्यता में विकसित होने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है, सौम्यता, सहजता और उग्रता। इन तीनों की आवश्यकताएं होंगी। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहा गया अग्रतः सकलम शास्त्रम। सबसे पहले आपके सामने पूरी शास्त्र होनी चाहिए। शास्त्र का मतलब सोशल रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस, मोरालिटी, क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशंस, कोएग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ साथ पृष्ठतः सौसरह धनु, जो कि आप एक जागृत व्यक्ति हैं। कई बार होता है कि समाज में वो व्यक्ति जो चेतना के रूप में अग्रसर नहीं है, जो चेतना शक्ति से परिपूरित नहीं है, जो इस स्वतंत्रता के लिए, इस समाज के लिए खतरा है, जो हर्डल क्रिएट करता है, उसे आप ठीक कर सकें। जब वो चेतना से बात ना माने तो आपकी शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए। कहा जाता है अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे तो शास्त्र होनी चाहिए। पृष्ठतः सौसरह धनु, पृष्ठतः सौसरह धनु का मतलब होगा कि पीछे धनुष्मान भी होने चाहिए। तो आपको अपनी शक्ति, अपनी मजबूती भी मजबूत करनी चाहिए। यही बातें कही जाती। इसी को परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम के इसमें कहा गया था। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में क्या थी कि हमने अपनी चीजों को इतना सिंबलाइज्ड कर दिया था कि बौद्धिकता और शारीरिक क्षमता या बौद्धिकता और आक्रामकता को हमने अलग कर दिया था परंपरा में। जिसके पास बौद्धिकता थी उसकी में आक्रामकता नहीं थी, उसमें शक्ति नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। जिसमें सामर्थ्य है उसमें बौद्धिकता नहीं थी, जो परंपरा के सिस्टम्स थी। तो कहा जाता है कि बौद्धिकता, आक्रामकता, सामर्थ्य, सरलता, सहजता, ये जब हर व्यक्ति में प्रस्फुटित होगा उसके बाद ही असली स्वतंत्रता का एहसास होगा। हमें इस भान में नहीं होना चाहिए कि अभी भी हम स्वतंत्र हैं। हाँ, स्वतंत्रता के दौर में हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं, बहुत सारी हमारी अचीवमेंट्स हैं। यद्यपि हम शैशव काल में हैं, कुछ सालों के बाद हम असली स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, और ये तभी हो पाएंगे जब हम इसको जीवंतता के साथ जीना सीखेंगे। एक कवि ने लिखा, एक आदमी ने कहा है, कहा जाता है कि जब ऐसे सिंबलाइज हम कर लेंगे चीजों को कि स्वतंत्र हम हो गए, जब तक की भावना आ जाएंगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। गुलाम होने में कोई समय। हमारे साथ पाकिस्तान की आज़ादी, आज भी पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन आपको लगता है कि आज़ाद है। चाइना आज़ाद है, लेकिन आपको लगता है चाइना की आज़ादी है। इसी तरह जब देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से तो हम अधिक आज़ाद हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी आज़ादी नहीं है। आज भी आपने देखा होगा एक दलितों की क्या हालत है, एक जो रेस, रीजन, रिलीजन, इन चीज़ों की हालात पर शोषितों, वंचितों की क्या हालात है इस देश में। तो ये जो शोषित, वंचित एक्सेट्रा है, उसकी आज़ादी कहाँ है? कोई आज़ादी नहीं है उनकी। एक गरीब आदमी जो किसी यहाँ वर्क करता है, जो पैसे पे निर्धारित है, कहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तो कुछ भी नहीं है। तो आप एक व्यक्ति के रूप में इस स्वतंत्रता संग्राम के इस यादगार दिवस पे, जो सिंबॉलिक स्वतंत्रता में मिली थी, उस स्वतंत्रता पे एक अकट्य पाठ को माने, एक ऐसा संकल्प लें जिसमें कहा जाता है कि अपने आप को हम संपूर्ण बनाएंगे, अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी मानेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी, अपनी अकाउंटेबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे और तब देश आज़ाद होगा। इसी में कहा जाता है कि वो तो जैसी हमारी हालात है, सिम्बॉलिज्म जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, कहा जाता है कि वो खुले आसमां के दिए तो कब बुझ चुके होते, वो तो हम हैं जो हमने हवा के पर कतर दिए हैं। मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी आज भी समझता है, वो व्यक्ति जो आज भी इसके लिए सदैव जिंदा रहता है, आज भी इस व्यक्ति के लिए सजग रहता है कि आज़ादी हमारी खत्म ना हो जाए। और आज़ादी किसी एक फॉर्मेट में नहीं हो सकती। आज़ादी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावहारिक, हर क्षेत्र की आज़ादी होती है। इन सारी आज़ादियों के साथ आपको जीना होगा। आई होप कि एक संकल्प लें हम लोग कि आज़ादी को सिम्बोलाइज्ड से ज़्यादा प्रैक्टिकल आएँ, किसी दिन विशेष से अधिक अपनी स्मृति विशेष में उसको स्थापित करें। स्मृति के साथ साथ अपनी आंतरिक और बाहरी दोनों ही जगत में आज़ादी के लिए हम लड़ें। लड़ने का मतलब केवल फिजिकल ही नहीं होगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल, हर क्षेत्र में लड़ें। इसी के साथ आई होप एक संकल्प लें। थैंक यू। सुप्रभात, और आप सभी लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ठीक है, और मैं थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण से ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कुछ चंद लाइनों में ही अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जब भी तेरी वज़्न में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। और सबसे बड़ी बात है कि हम और आप इस वज़्न में पैदा भी हुए, पले बड़े भी, और स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। और आगे फिर एक और भावना को मैं कहना चाहूँगा हरिवंश राय बच्चन की कुछ रुबाइयों के साथ। उसमें ये कहा गया है कि उस प्याले से प्यार मुझे जो, दूर अधर मुख से प्याला, उस हाले से चाव मुझे जो, दूर अधर मुख से हाला। अब सुनना, प्यार नहीं पा जाने में, जो पाने के अरमानों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत देश जो कुछ पा चुका है वो तो हमारी उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धियाँ और बेहतर होती रहे, और वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, ठीक है, वैश्विक क्षेत्र में हो, ये बढ़ती रहे। तो
कहते हैं कि प्यार नहीं पा जाने में, जो पाने के अरमानों में, पा जाता तो हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। क्लियर? तो ये जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, वो आकांक्षाएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहे और इन चीज़ों को हम पाएं। और जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि कुछ नकारात्मकता भी है, और जैसा सर ने अभी चिन्हित भी किया कि सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या आप आर्थिक क्षेत्र में देखें तो बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। और ख़ास करके अभी जो हाल फिलहाल के दिनों में जो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये चीज़ें जो चल रही है, इन चीज़ों से हमें आज़ादी मिले, भुखमरी से आज़ादी मिले, गरीबी से आज़ादी मिले। क्लियर? इन सारी चीज़ों से आज़ादी मिले। और कुछ चंद लाइन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अब आगे जो महत्वाकांक्षा है इस देश से, इस देश के वासियों से, हम और आप जैसे लोगों से, क्लियर, उसके बारे में मैं कहूँगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है मेरा बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। और ये हमारी जो राष्ट्रीय अखंडता है, क्लियर, ऐश्वर्य है और महत्वाकांक्षा है। क्लियर? अभी आप देखो कि नासा ने इसरो के साथ मिलके चीज़ों को सेलिब्रेट किया है। अभी जो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं ने, उन्होंने विश्व में अगले 3-5 सालों तक एक युद्ध विराम और कहीं भी युद्ध ना हो, इसके लिए एक 3 लोगों की कमेटी का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये मूर्त रूप में है, जिसमें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। क्लियर? और आप एक चीज़ समझिए, इस लेवल पे जब चीज़ें हमें मिल रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी ख्याति मिल रही है, वो ख्याति बनी रहे। क्लियर? इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम लेना चाहूँगा। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन अस्वस्थता के कारण से मैं बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बट तिरंगे की आन बान शान और जो स्वतंत्रता दिवस है, ये अपने आप में हम और आपको ऊर्जान्वित करती रही है, ठीक है, और सिंबलिज्म के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी बनी रहे और सारी बुराइयों का अंत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेना चाहूँ। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलती तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे